हेलो दोस्तों, रीट 2020 इसकी तैयारी आप कर रहे हैं और इसके लिए हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साइंस के कक्षा 7 के 4 पार्ट तैयार किए थे 1 से 4 तक। इस वीडियो में हम आगे के 5वां, 6वां और 7वां पार्ट लेकर के आए। दोस्तों, अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए, एग्जाम कभी भी हो सकती है और उसके लिए हम लगातार आपके लिए वीडियोज लाते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के बागवास, जहां आपको मिलता है ऐसा स्टडी मटेरियल कि अब सिलेक्शन दूर नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 5 की, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक होती है, जबकि क्षार की पीएच 7 से ज्यादा होती है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, इनका पीएच 7 से कम होता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं और एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब कुछ खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्लों के बारे में बात करते हैं। सिरका, इसमें एसिटिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। सेव मैलिक अम्ल, टमाटर एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल, दूध लैक्टिक अम्ल। फिर से देखिए, सिरका एसिटिक अम्ल, नींबू साइट्रिक अम्ल, सेव मैलिक अम्ल, टमाटर एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर टार्ट्रिक अम्ल, दूध लैक्टिक अम्ल। सूचक वे पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तित कर पदार्थ की प्रकृति के बारे में सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं, जबकि मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, ये सभी मानव निर्मित सूचक हैं। गुड़हल के फूल का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी बना देता है, जबकि क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। इंपॉर्टेंट चीज है, गुड़हल के फूल से जो सूचक बनाया जाता है वह अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरे रंग का कर देता है। लिटमस ये लाइकेन यानी कि शैवाल से प्राप्त एक रंगीन विलयन है जो लिटमस कहलाता है। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो अपना रंग बदल करके पदार्थ की प्रकृति के बारे में सूचना देते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं और मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, ये सब मानव निर्मित सूचक हैं। गुड़हल का फूल का जो सूचक बनाया जाता है वह अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है और लिटमस लाइकेन से प्राप्त रंगीन विलयन होता है। अब कुछ पदार्थों के सामान्य नामों की बात करते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधक का अम्ल कहते हैं और इसका सूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल, इसे शोरे का अम्ल कहते हैं और सूत्र होता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल या नमक का तेजाब और इसका सूत्र है HCl। एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका और सूत्र होता है CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं और सूत्र होता है NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं, सूत्र होता है CaO। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और सूत्र होता है NaCl। सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा, सूत्र है Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा या मीठा सोडा, सूत्र है NaHCO3।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। फिर से देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक का अम्ल यानी कि H2SO4, नाइट्रिक अम्ल शोरे का अम्ल यानी कि HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का अम्ल HCl, एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना CaO, सोडियम क्लोराइड नमक NaCl, सोडियम कार्बोनेट दावन सोडा Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा NaHCO3, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पेट की अम्लता का उपचार यानी कि जो एसिडिटी होती है उसका उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग पेट की अम्लता का उपचार करने में किया जाता है। इसके बाद में है मृदा उपचार। इसको ढंग से देखें, मृदा उपचार यानी कि मिट्टी का उपचार करना है। तो मृदा में 2 प्रकार के सवाल है कि अम्लता का उपचार करना है या क्षारकता का। तो मृदा की अम्लता दूर करने के लिए बिना बुझा चूना का प्रयोग किया जाता है। मृदा की अम्लता दूर करने के लिए बिना बुझा चूना का उपयोग किया जाता है, जबकि मृदा की क्षारकता दूर करने के लिए जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। तो पेट की अम्लता दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मृदा की अम्लता दूर करने के लिए बिना बुझा चूना CaO, और मृदा की क्षारकता दूर करने के लिए जैविक खाद। अब बात करते हैं पार्ट 6 की, जिसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां। यहाँ पर कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां दी हैं, उनके हार्मोन दिए हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है ये दिया है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पिट्यूटाइन हार्मोन, और यह शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है। अगर पीयूष ग्रंथि की अधिकता हो जाती है तो लंबाई दैत्याकार हो जाती है, दानवाकार हो जाती है, और अगर पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटाइन हार्मोन कम रह जाता है तो व्यक्ति की लंबाई कम रह जाती है और वह बौना रह जाता है। उसके बाद में है आउटू या थायराइड ग्रंथि, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। इसकी आकृति तितली के जैसी होती है या फिर अंग्रेजी के H अक्षर के जैसी होती है। थायराइड की कमी से गलगंड रोग होता है, जिसमें गला सूज करके लटक जाता है। इसे घेंगा बीमारी भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गलगंड रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। अगली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि, इससे पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, और यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो 3 ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटाइन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि लंबाई को नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड रोग होता है, और पैराथायराइड जो ग्रंथि है वह है शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है ग्लूकेगोन हार्मोन, दूसरा इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकेगोन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है, जबकि इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा में कमी हो जाती है तो व्यक्ति को डायबिटीज नाम की बीमारी जाती है, जिसको मधुमेह कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन, ग्लूकेगोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकेगोन शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन शर्करा की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन की कमी से शरीर में मधुमेह नामक रोग होता है। एड्रिनल ग्रंथि, तो एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में होती है और इससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है।
एड्रेनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, संकटकालीन हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। अब यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन जब स्त्रावित होता है और वो रक्त में मिलता है तो शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये याद रखना है। तो एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावण से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे रक्त दाब बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, व्यक्ति के शरीर का ताप बढ़ जाता है, उसको पसीना आने लगता है। ये सारे परिवर्तन होते हैं एड्रेनलिन हार्मोन से, और यह करो या मरो हार्मोन भी कहलाता है। इसको संकटकालीन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन और डायबिटीज रोग, और एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको संकटकालीन या करो या मरो हार्मोन कहते हैं। अब है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि बच्चों में पाई जाती है, विशेष रूप से बच्चों में थोड़े बड़े आकार की होती है, और यह ग्रंथि वक्ष में पाई जाती है, यानी कि सीने में पाई जाती है। इससे थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और यह ग्रंथि बाल्यावस्था में जो जननांग है उनके विकास में सहायता करती है। कुछ ये शरीर के रोगाणु से लड़ने की क्षमता का विकास करने में भी योगदान देती है, लेकिन मुख्य कार्य है जननांगों के विकास में सहायता करती है, और बच्चों में विशेष रूप से पाई जाती है। जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं उसके बाद में यह ग्रंथि थोड़ी निष्क्रिय हो जाती है। अगली ग्रंथि है पीनियल काय। पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि, इससे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, और यह हार्मोन दैनिक लय का नियंत्रण करता है। दैनिक लय का मतलब है हमारा जो डेली का जो रूटीन होता है, जिसमें हमें समय पर भूख लगती है, समय पर नींद आती है, उन समस्त क्रियाओं का नियंत्रण पीनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसको जैविक घड़ी भी कहते हैं, यानी कि मेलेटोनिन हार्मोन दैनिक लय का नियंत्रण करता है, अर्थात जैविक घड़ी संतुलन का कार्य करता है। तो थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन और जननांगों के विकास में सहायक, बच्चों में विशेष रूप से पाई जाती है, और पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी संतुलन का कार्य करता है, जिससे हमारा डेली रूटीन जो होता है वो नियंत्रित होता है। अब बात करते हैं पार्ट 7 की। सरलतम जीवों में परिवर्तन द्वारा जटिल जीव की उत्पत्ति होना जैव विकास कहलाता है। सरलतम जीवों से जटिल जीव का विकास होना वो एक निश्चित परिवर्तन के द्वारा होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के प्रमाण, सबसे पहला प्रमाण है वर्गीकरण प्रमाण। इसके अनुसार जंतुओं का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। जंतुओं का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है, जैसे पीसीज वर्ग का विकास नॉन कॉर्डेटा से हुआ है। इसी तरीके से प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक सभी जंतुओं का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। इसको वर्गीकरण प्रमाण कहते हैं। दूसरा है शारीरिक संरचना प्रमाण, यानी कि शरीर की बनावट, उसके कार्य किस तरीके के हैं, इसके आधार पर जो अंग हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है समजात अंग और दूसरा है समवृत्ति अंग। समजात अंग ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान हो। गौर करें, उत्पत्ति यानी कि जिससे वो बनने का उनका जो प्रोसेस है वो तो समान है, लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उनकी फंक्शनिंग वो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि उत्पत्ति समान है और कार्य अलग अलग हैं, उसको समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी, चमगादड़ और मनुष्य के अग्रपाद, इन सब की उत्पत्ति एक जैसी है, उनकी डिजाइन एक जैसी है, लेकिन इनके कार्य सबके अलग अलग हैं, जैसा आपको इस चित्र में दिख रहा है। समवृत्ति अंग ऐसे अंग जिनके कार्य तो समान है परंतु उत्पत्ति भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, वो समवृत्ति अंग कहलाते हैं। जिनके कार्य समान है और उत्पत्ति अलग अलग है वो समवृत्ति अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी, चमगादड़ और कीट, इनके पंख, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, इन सबके पंख, उनके जो कार्य हैं वो तो समान है कि उड़ने में सहायता करते हैं, फड़फड़ाने में सहायता करते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति जिस तरीके से बनते हैं वो अलग अलग होती है। तो इस तरीके से दो प्रकार के अंग, समजात और समवृत्ति अंग। अब है जीवाश्म प्रमाण। चट्टानों में मिलने वाले मृत जीवों के अवशेषों को या उनके जो चिन्ह प्राप्त होते हैं
उसको जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म प्राय अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखें, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी का मतलब है कि नदियों में, झीलों में, जहां पर ये नदियों का पानी आकर के समुद्र में या झील में जहां पर आकर के गिरता है, उस जगह नदी के पानी के साथ साथ मिट्टी भी आकर के गिरती रहती है और उसकी एक परत बनती रहती है। इसके अनुसार जो जीवाश्म जितनी गहराई में प्राप्त होगा वह उतना ही पुराना होता है, उसकी आयु उतनी ही अधिक होती है। तो ये जीवाश्म प्रमाण है जो चट्टानों के अंदर प्राप्त होते हैं। अब है अवशेषी प्रमाण, वे अंग जिनका आज कोई उपयोग नहीं है लेकिन पूर्वजों में ये अंग क्रियाशील थे, विकसित थे और उनके पूरे उपयोग में आते थे। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं और इन्हें अवशेषी प्रमाण कहते हैं। जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो बाह्य कर्ण पेशियां, निमेषक पटल, परिशेषिका, पुच्छ कशेरुक आदि अवशेषी अंग हैं। अब एक सिंपल सा टॉपिक है जो सीधा सीधा पूछा जाता है। मछली का जो हृदय होता है उसमें एक आलिंद और एक नीले होता है, यानी कि 2 कोष्ठ होते हैं। मेंढक में 2 आलिंद और 1 नीले, यानी कि कुल 3 कोष्ठ। सांप में 2 आलिंद और 2 अपूर्ण नीले होते हैं, जबकि मनुष्य में 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। अब बात करते हैं भ्रूणीय प्रमाण की। प्रत्येक जंतु का भ्रूणीय विकास उसके जातीय विकास के इतिहास को दोहराता है। इसे पुनरावर्तन सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत हैक्कल ने दिया था। तो यहाँ पर यह है कि जितने भी प्रकार के जीव हैं, जैसा आपको इस चित्र में दिख रहा है, उन सभी का जो भ्रूणीय विकास है वो एक ही जैसा है, एक ही क्रम में होता है। ये भ्रूणीय प्रमाण है जैव विकास का। अब है कुछ योजक कड़ियां, आर्कियोप्टेरिक्स, प्लेटिपस और एकिडना। आर्कियोप्टेरिक्स एवीज और रेप्टिलिया के बीच की योजक कड़ी है। प्लेटिपस और एकिडना ये दोनों ही रेप्टिलिया और मेमेलिया के बीच की योजक कड़ियां हैं। तो ये आपको याद रखनी है, आर्कियोप्टेरिक्स एवीज और रेप्टिलिया के बीच, जबकि प्लेटिपस और एकिडना रेप्टिलिया और मेमेलिया के बीच की योजक कड़ी है। लैमार्क का सिद्धांत, इसे उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, यह सिद्धांत बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1809 में दिया था। जॉन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1809 में उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई जीव जिस अंग का अधिक प्रयोग करता है वह अंग अधिक विकसित हो जाता है और जिस अंग का प्रयोग कम किया जाता है वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। अपने इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए उसने कुछ एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले उसने कहा कि जिराफ की गर्दन लंबी है और आगे की टांगे भी लंबी है। वो इसलिए क्योंकि जिराफ ने जब धरातल पर वनस्पति खत्म हो गई तो पेड़ों की शाखाओं को खाने के लिए अपनी गर्दन पर अधिक दबाव बनाया और शरीर को ऊंचा उठाने के लिए आगे की टांगों पर अधिक दबाव बनाया, जिससे उसकी गर्दन और टांगे लंबी हो गई। इसी तरीके से बिल में घुसते समय सांप के पांव उसमें बाधा उत्पन्न करते थे, इसलिए सांप के जो पांव हैं यानी कि जो पैर हैं वो भी धीरे धीरे लुप्त हो गए। तो ये लैमार्क का सिद्धांत है कि जीव जिस अंग का अधिक प्रयोग करता है वह अधिक विकसित हो जाता है और जिस अंग का कम प्रयोग करता है वह धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। लैमार्क के उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत का खंडन सबसे प्रबल रूप से विजमैन ने किया था। विजमैन सबसे बड़ा आलोचक था। उसने कई पीढ़ियों तक चूहे के पैदा होते ही उसकी पूंछ काट दी। उसके बाद भी किसी भी पीढ़ी में एक भी चूहा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके जन्म से ही पूंछ नहीं हो, यानी कि कई पीढ़ियों तक पूंछ काटने के बाद भी बिना पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। इसी तरह से कई पीढ़ियों तक लड़कियों के कान छिदवाने के बाद भी किसी भी लड़की का जन्म से ही कान छिदा हुआ
नहीं हुआ है, यानी ऐसी एक भी लड़की पैदा नहीं हुई जिसका कान जन्म से ही छिदा हुआ हो। इसी तरीके के अनेक एग्जाम्पल बताए गए जिनके आधार पर आगे वाली पीढ़ी में उसके लक्षणों का स्थानांतरण नहीं हुआ। जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता है, पहलवान का बेटा पहलवान पैदा नहीं होता है। इसी तरह चाइना में लड़कियों के पैदा होते ही उनको लोहे के जूते पहनाने की परंपरा है ताकि लड़की सुंदर हो। उसके बावजूद ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस तरीके के अनेक एग्जाम्पल देकर विजमैन ने लेमार्क के सिद्धांत का खंडन किया था। अब है डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रकृति में केवल वही जीव जीवित रहता है, वही जाति जीवित रहती है जो श्रेष्ठ होता है। यानी कि प्रकृति अपने आप योग्यतम का वर्ण कर लेती है, योग्यतम का सिलेक्शन कर लेती है। और यह सिलेक्शन करने के लिए जीवों के मध्य लगातार संघर्ष होते रहते हैं और उस संघर्ष में जो विजयी रहता है वही जीवित रहता है। इसके लिए जीवों के मध्य 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं। पहला भोजन का संघर्ष, दूसरा आवास का संघर्ष और तीसरा जनन का संघर्ष। सर्वप्रथम जीवों के मध्य भोजन का संघर्ष होता है। जिस जीव को भोजन प्राप्त हो जाता है वह अपने जीवन को बचाए रखने में सफल होता है और वह जीवित रहता है। उसके बाद में आवास का संघर्ष। जो भोजन प्राप्त कर लेते हैं वो जीव जिंदा रहते हैं, लेकिन मौसम की मार, मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से उनके नष्ट होने का खतरा बना रहता है। इसलिए उनको एक आवास की जरूरत होती है जिससे वो अपने आप को विपरीत मौसम में बचा सकें। इसके लिए वो घर बनाते हैं, गुफा बनाते हैं या बिल बनाते हैं। इस तरीके से वो अपने आवास का संघर्ष करते हैं। जो जीव इस संघर्ष में भी सफल होते हैं वो अपने आप को मौसम से बचा लेते हैं। इसके बाद में तीसरा होता है जनन का संघर्ष। तो जीव को जब भोजन मिल जाता है, आवास मिल जाता है, तो वह अपना जीवन तो आराम से बिता सकता है, लेकिन उसके खुद के मरने के बाद वह जीव या उसकी जाति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तीसरा संघर्ष होता है और वह है जनन का संघर्ष। तो प्रत्येक जीव जनन के लिए अपने दूसरे साथी जीव को ढूंढता है और इस संघर्ष में जो जीव सफल होता है वह संतान उत्पत्ति करता है और अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखता है। इस प्रकार क्रम से 3 संघर्ष होते हैं। सबसे पहले भोजन का संघर्ष, उसके बाद में आवास का संघर्ष और उसके बाद में जनन का संघर्ष। जो जीव इन तीनों संघर्षों में विजयी रहेगा उसी जीव का अस्तित्व लंबे समय तक रहेगा, वही जाति इस प्रकृति में उपलब्ध रहेगी। इसे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या योग्यतम के उत्तरजीविता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। सजीवों में अचानक उत्पन्न ऐसे परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने भी लग जाते हैं उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी भी सजीव में अचानक इस तरीके के परिवर्तन उत्पन्न हो जाएं जो उसमें पहले से मौजूद नहीं थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित भी होने लग जाएं, ट्रांसफर होने लग जाएं, उन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। और जिन पदार्थों के कारण ये उत्परिवर्तन यानी कि अचानक ऐसे परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उन्हें उत्परिवर्तनज कहते हैं और वो निम्न है, यानी कि उत्परिवर्तन निम्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। मस्टर्ड गैस, एक्स किरण, बीटा किरण, फिनॉल, नाइट्रस अम्ल आदि। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए हैं कि इनमें में से कौन सा उत्परिवर्तनज नहीं है, तो इनको याद रखना। मस्टर्ड गैस, एक्स किरण, बीटा किरण, फिनॉल और नाइट्रस अम्ल।